पहले नंबर पे जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो बिलीव करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। दूसरी उनकी एक एजम्पशन है, वो बिलीव करते हैं नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये दो बिलीव्स हैं, ये एजम्पशंस एमसीक्यूज में आ सकती हैं पेपर में कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में दो चीज़ों के हवाले से डिस्कस किया जाता है कि ये लोग कहते थे आपके मुल्क में इकोनॉमी का जो लेवल है फुल एम्प्लॉयमेंट है, हर बंदा रोजगार है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जो बेरोजगार हो। तो इस वजह से उसने कहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बेरोजगार में हैं, यानी कोई भी बंदा बेरोजगारी की हालत में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पुराने थे, उस टाइम पे पॉपुलेशन का जितने भी ये प्रॉब्लम से इतने ज्यादा सीवियर नहीं थे, तो ये बिलीव करते थे कि जी फुल एम्प्लॉयड है, जो बंदा जॉब करने के काबिल है वो जॉब कर रहा है, कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, बेशक पार्ट टाइम कर रहा है, बेशक जैसे भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर रहा है, कमा जरूर रहा है। दूसरे नंबर पे उन्होंने अज्यूम किया था कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी, यानी गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है। इसका मतलब है गवर्नमेंट किसी किस्म की पॉलिसी नहीं बना सकती। अभी हमने आगे पॉलिसीज पढ़नी है मैक्रो में, बेशक ट्रेड पॉलिसी है, बेशक फिस्कल पॉलिसी है, बेशक मॉनेटरी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, यानी गवर्नमेंट फ्री हैंड है। फ्री हैंड का मतलब होता है कि लोग डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के जरिए काम करते हैं, जितना डिमांड होगा जितनी सप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंगली मूव करेंगे। तो यहाँ पर दो अजम्पशंस की बुनियाद पर बात की जाती है क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में। उसके बाद अगर हम इक्विलिब्रियम पर आ जाते हैं तो इक्विलिब्रियम इसमें दो फेजेस में डिपेंड करता है। कौन कौन सा? एक है एग्रीगेट सप्लाई, और एक है एग्रीगेट डिमांड। जैसे हम जारी बात है गवर्नमेंट का तो अमल दखल है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब है जितनी भी सुपरविजन है, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी किसने कंट्रोल करनी है, किसने मैनेज करनी है? वो सारी की सारी चीजें लोगों ने डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के जरिए कंट्रोल करनी है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, तो इसलिए डिमांड सप्लाई, जैसे वहां पर इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई होती है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है। अब एग्रीगेट सप्लाई में तीन बातें नोट करनी है आपने, ये उसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं। एग्रीगेट सप्लाई में उसकी डेफिनेशन लिखने लगा हूं। एग्रीगेट सप्लाई होती क्या है? एग्रीगेट सप्लाई में यही तीन बातें पहले मैं यहां से क्लियर कर दूं। जितने भी आई कैप में बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इनको एज इट इज याद करना है, ये डेफिनेशंस है। तो डेफिनेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे देखें, ये क्या होती है? टोटल सप्लाई ऑफ गुड होती है, यानी मैं इसको लिखता ही इस अंदाज से हूं, अभी ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। ये टोटल सप्लाई होती है किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। और गुड्स और सर्विसेज को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो क्या वर्ड यूज किया जाता है? कमोडिटी। इसका मतलब है कमोडिटी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी आपके मुल्क में चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं उसको हम कह देंगे वो एग्रीगेट सप्लाई है। दूसरे नंबर पे उसने बात की हुई है प्रोड्यूस विद एन इकोनॉमी। एक मुल्क के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, उन जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसको हम कह देंगे वो टोटल सप्लाई है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसके की पॉइंट है। एट अ गिवन प्राइस लेवल एट अ गिवन टाइम, यानी एट गिवन प्राइस एंड टाइम। क्या इसको हम इक्वेशन की शक्ल में यूं लिख सकते हैं? एग्रीगेट सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होता है किसका? प्राइस का। कि कीमत बदलेगी तो एग्रीगेट सप्लाई में भी चेंज हो जाएगा। और एग्रीगेट सप्लाई में टोटल क्या चीजें होती हैं? गुड्स भी शामिल होती हैं और इसमें सर्विसेज भी शामिल हैं। तो आपकी इकोनॉमी में मैक्सिमम कितनी चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं? आपकी इकोनॉमी में मैक्सिमम कितनी चीजें सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं?
इन सब को इकट्ठा कर लें पाकिस्तान के वाले से, किसी एक इकोनॉमी के वाले से, तो उसको हम कह देंगे वो एग्रीगेट सप्लाई है। तो ये देखें, इसी की आप 3 लाइनें जोड़ दें तो एक डेफिनेशन पूरी बन गई। तो डेफिनेशन को याद इस तरीके से करना है हम लोगों ने कि अभी डेफिनेशन याद हो जाए। तो ये की पॉइंट्स इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन पेपर में आपने पैराग्राफ में लिखनी है, डेफिनेशन हमेशा पैराग्राफ में होती है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, इसके 2 फेजेस हैं, इसके 2 फेजेस डिस्कस किए जाते हैं। कौन कौन से? एक को कहते हैं SRAS। SRAS क्या होता है? शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। और एक चीज होती है LRAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। अब ये एब्रीवेशन मैंने लिखी है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, आप बेशक इसको नीचे स्पेसिफाई पूरा कर लें। SRAS क्या होता है और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो क्या होता है, ठीक है? SRAS और LRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या होता है? खैर, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन सेम वही है, पॉजिटिव रिलेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई विद प्राइस। प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं कि ये जो SRAS है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये पॉजिटिव फंक्शन होती है प्राइस का। अच्छा, अगर हम इसकी डायग्राम प्लॉट कर लें, इसकी डायग्राम प्लॉट कर लें तो डायग्राम इसकी ऐसे बनेगी, एक साइड पर एग्रीगेट सप्लाई है। अब एग्रीगेट सप्लाई में याद रखना है, ये जितने भी हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना, इस साइड पर y आएगा x एक्सिस में, और हमेशा y एक्सिस में प्राइस आएगी। यही तो उसने कहा था, एग्रीगेट सप्लाई का यानी नेशनल आउटपुट का प्राइस के साथ जो है वो पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब मैं काम करने लगा हूं, मैं SRAS की जगह मैं y लिखने लगा हूं। क्या ये अब बात ठीक हो गई? y का और p का, अब y किस किस को कहते हैं? नेशनल इनकम को भी y कहते हैं, जीडीपी को भी y कहते हैं, रियल आउटपुट को भी y कहते हैं। ये 3 नाम है, नेशनल इनकम कह दे, जीडीपी कह दे, रियल आउटपुट कह दे, इन सब को y से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Y से। अब इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा? ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो ये कर्व होगा SRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। अब एक दफा सारे का एनालिसिस करने लगा हूं, देख लें। क्लासिकल अप्रोच पढ़ रहे हैं, और क्लासिकल वाले लोग क्या कहते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी इकोनॉमी में, और दूसरे नंबर पे उसने कहा था कि यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं है। दूसरे नंबर पे फिर हम आ गए इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम में 2 चीजें हैं, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। पहले हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें। अब एग्रीगेट सप्लाई में 3 चीजें हैं, टोटल सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस विद एन इकोनॉमी होती हैं चीजें, और गिवन प्राइस एंड टाइम पर इसको डिस्कस किया जाता है। तो इसमें हमने लिखा कि पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव रिलेटेड होती है, तो पॉजिटिव स्लोप बन गया। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई ये कैसे होती है, आप जरा देख लें, ये वर्टिकल होती है। वर्टिकल होने का मतलब क्या है कि प्राइस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता है। अगर हम इसकी डायग्राम प्लॉट करें तो इसकी डायग्राम ऐसी बनती है, एक साइड पर वाई आउटपुट, एक साइड पर पी आउटपुट, और हमने कहा है कि ये वर्टिकल होती है, यानी इस पे प्राइस का कोई असरअंदाज, कोई अमल दखल नहीं होता। तो ये जो LRAS होता है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई होती है, उसमें कीमत के साथ कोई इसका डिपेंडेंस नहीं होती। देखिए मैंने इक्वेशन भी कोई नहीं लिखी, सिर्फ मैंने वर्टिकल रिलेशन उसका मेंशन कर दिया, LRAS। तो ये बेटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में इनकी क्या रिलेशन होती हैं एग्रीगेट सप्लाई के वाले से, अभी हमने सिर्फ वो डिस्कस किए हैं। शॉर्ट रन के वाले से, लॉन्ग रन के वाले से, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ वो डिस्कस किया। और ये क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, यानी क्लासिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो।
नहीं, जरूरी नहीं होता, क्योंकि कभी भी जो भी कर डिमांड कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, कभी ओरिजिन को टच नहीं करेगी। सिर्फ एक डायग्राम में हमने टच किया था जहां पर हमने इनकम इफेक्ट देखा था बस, इसके अलावा कहीं पे भी उसको ओरिजिन से कट नहीं करते। या एक और जगह पे भी किया था, टोटल कॉस्ट जो फिक्स कॉस्ट की जगह से शुरू होती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से वो ऐड होती है, अदरवाइज ओरिजिन से शुरू नहीं करते। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, क्लियर है बेटा? अच्छा, अब उसके बाद यहां पर आती है शिफ्टिंग। यहां पर आती है शिफ्टिंग। क्या वजह है कि आपका जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है वो शिफ्ट कर जाएगा? बिल्कुल कर जाएगा। तो यहां पर हम पढ़ेंगे शिफ्ट फैक्टर्स। यहां पर हम डिस्कस करते हैं इसके शिफ्ट फैक्टर्स। पता है ये काउंटिंग वाले बच्चे हैं कि घर से आ रहे हैं? तो जल्दी आ जा करें। शिफ्ट फैक्टर। अब शिफ्ट फैक्टर में सबसे पहले आती है थ्योरी, कुछ पॉइंट्स आएंगे। वो पॉइंट्स क्या होते हैं अभी मैं डिस्कस करता हूं। शिफ्ट फैक्टर के कुछ ना कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? इसकी ये डायग्राम ये बनी हुई है, मैं यहाँ पे बल्कि एरो कर देता हूँ। ये देखें, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कैसे होगी? शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट कैसे होगी? दो चीजों का मैंने फर्क बताया हुआ है। एक था शिफ्टर, शिफ्ट फैक्टर। शिफ्ट फैक्टर क्या होते हैं कि आपका कर्व पूरे का पूरा चेंज हो जाता है। एक थी मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है, उसी कर्व पर रहते हो, सिर्फ ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो यहाँ पर शिफ्टर के वाले से अगर हम बात करें तो शिफ्टर फैक्टर, शिफ्ट फैक्टर में उसने क्या लिखा हुआ है, पूरे का पूरा कर्व आगे चला गया। SRAS1 से आप SRAS2 पे चले गए हो। फिर बैकवर्ड भी जा सकते हैं, तो ये देखें ये डिक्रीज हो गया। तो दो सूरतें होती हैं, ये आपको याद है? अच्छा मुझे एक बात आप लोगों से पूछ लेते हैं, SRAS1 से जब आप SRAS2 पर जाते हो तो क्या ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज कितने लोग कह रहे हैं? S1 वाला, S1 से S2 पे जा रहे हो, क्या ये डिक्रीज है कि इंक्रीज है? तो मैं पूछ रहा हूँ डिक्रीज कितने लोग कह रहे हैं? क्या ये डिक्रीज है? क्या ये इंक्रीज है? कितने लोग कह रहे हैं इंक्रीज है? इंक्रीज है, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप हमेशा राइट वर्ड, मैंने समझाया था राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड का कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। तो खैर ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके सॉरी फैक्टर्स रह गए, ये फैक्टर्स हैं शिफ्ट फैक्टर्स। कौन कौन से शिफ्ट फैक्टर होते हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाए, फिर साइज ऑफ क्वालिटी कैपिटल स्टॉक की बदल जाए, लेबर फोर्स कॉस्ट ऑफ लेबर बदल जाए, प्रोड्यूसर टैक्सेस बदल जाए। इसलिए इसको मैंने जोर नहीं दिया, मैंने लिखे भी नहीं है, मैंने लिखे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पिछली अटेम्प्ट में आ चुके हैं। एमसीक्यूज बस एक दफा देख लीजिएगा, इधर से एमसीक्यूज आ सकता है, लॉन्ग में नहीं सवाल आएगा ये, क्योंकि लॉन्ग का ये ट्रेंड है, जो पिछली अटेम्प्ट में पेपर आ गया वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा, लेकिन एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके लिए आपने एक दफा खुद रीड आउट करने हैं इनको, खुद इसको याद करना है। शॉर्ट रन फैक्टर कौन से होते हैं? टैक्स शॉर्ट रन फैक्टर है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लेबर शॉर्ट रन फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर आप लोगों ने डिस्कस करने, ठीक हो गया बेटा? अच्छा आगे चलते हैं, लॉन्ग रन। अब ये लॉन्ग रन शिफ्ट हुआ है, लॉन्ग रन की शिफ्टिंग भी उसने बताई होगी, एक मिनट। ये लॉन्ग रन की शिफ्टिंग है। अब लॉन्ग रन की शिफ्टिंग क्या होती है? इसमें उसने यहाँ पर पहले मैं लिख दूं कि लॉन्ग रन शिफ्टिंग में आपने पढ़ना क्या क्या है। यहाँ पर इसके शिफ्ट फैक्टर होंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उसके बाद इसकी डायग्राम। तो डायग्राम नीचे पेज में इसका मेंशन कर देता हूं। ये सारे शिफ्ट फैक्टर पिछली अटेम्प्ट में आ चुके हैं। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई के, उसके बाद लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के। खुश क्यों हो रहा है? पिछली अटेम्प्ट में आगे इस अटेम्प्ट में नहीं आ सकते हैं जवान? खुश हो रहे हो? पिछली अटेम्प्ट में आगे इस अटेम्प्ट में नहीं आ सकते, चले। तो इसलिए शिफ्ट फैक्टर पेपर में पिछले अटेम्प्ट में आ गए, एमसीक्यूज के हवाले से बस एक दफा देख लीजिएगा। इस दफा आने के चांसेस इसके हैं केन्जियन अप्रोच, लेकिन पहले एक दफा ओवरव्यू कर लें। ये पूरी क्लासिकल अप्रोच में जो टोटल कितनी चीजें हैं, टोटल क्लासिकल अप्रोच में है क्या क्या? डेफिनेशन, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन क्या होती है, लॉन्ग रन क्या होती है, डायग्राम, शिफ्टिंग।
लॉन्ग रन की शिफ्टिंग क्या, कौन से पेज पर है, ये है बेटा 182 पेज। फैक्टर्स बता दूं, आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है जिसको आप कहते हैं प्रोडक्टिव पोटेंशियल, उसमें इजाफा हो जाता है। प्रोडक्टिव पोटेंशियल का मतलब है लेबर बढ़ गई, आबादी बढ़ गई है, तो आपकी टेक्निक बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी में आपकी एडवांसमेंट आ गई है, इन सब की वजह से आपका लॉन्ग रन शिफ्ट हो जाएगा। एक बात हो रहा है जो 2 दफा एमसीक्यूज में उसने पूछा हुआ है, जो LRAS होता है ना, इसको प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, मैक्सिमम आप अपनी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे 22 करोड़ आवाम है, सारी की सारी लेबर है, क्योंकि यहाँ पर ज्यूम क्या करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट है, सारे के सारे लोग मिलकर कितनी चीजें मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ एन इकोनॉमी होती है, इसलिए इसको प्रोडक्टिव पोटेंशियल भी कहते हैं। ये चीज आगे इस्तेमाल होनी है, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, LRAS को प्रोडक्टिव पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है, याद रहेगी बात। फैक्टर इसके सिर्फ एक ही है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी इन एन इकोनॉमी, बस। ठीक है, तो ये अगर दो चीजें चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो आपका फैक्टर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग रन के सिर्फ 1 या 2 फैक्टर होते हैं, शॉर्ट रन के 7 फैक्टर है। जी बेटा, इसी वजह से तो वहां पे चेंज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये अदर फैक्टर पर डिपेंड करती है। शिफ्टिंग क्यों होती है, अगर प्राइस के अलावा कुछ फैक्टर चेंज हो जाए तो शिफ्ट होता ही इस वजह से है, अदर फैक्टर में चेंज आ जाए। कीमत के अलावा फैक्टर कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी की क्वालिटी बढ़ गई है, लेबर फोर्स में इजाफा हो गया, तो फिर शिफ्ट हो जाएगा ना। क्यों, कीमत नहीं बदली, कीमत के अलावा फैक्टर बदल गए, तो शिफ्टिंग में हमेशा अदर फैक्टर की बात कर रहे होते हैं। अब सेकंड फेज, हाँ एक चीज की चीज रह गई है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में यही बातें मैं लिखने लगा हूं, टोटल सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, सॉरी टोटल डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ये एग्रीगेट डिमांड, टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज डिमांडेड विद इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन टाइम। वही 3 बातें जो सप्लाई में डिस्कस की थी, वही 3 बातें हम लोगों ने डिमांड में भी डिस्कस करनी है। सिर्फ फर्क क्या है, सिर्फ क्या फर्क है, फर्क सिर्फ ये है, वहां पर टोटल सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज थी, यहाँ पर टोटल डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज है। फिर डिमांडेड इन एन इकोनॉमी, वहां पर भी सेम यही है, प्रोड्यूस विद एन इकोनॉमी, जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं इकोनॉमी में, यहाँ पर क्या है, जो चीजें डिमांड की जा रही हैं इकोनॉमी में। और ये तीसरा पॉइंट सेम है, एट गिवन प्राइस एंड टाइम। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है, इसका नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस के साथ, इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कोई कंसेप्ट नहीं है, एक ही डायग्राम है इसकी। ठीक है, कौन सी, देख लें इसको, एक साइड पर वाई आएगा हमेशा, मैंने कहा मैक्रो इकोनॉमी की जितनी भी डायग्राम है, एक्स एक्सिस पर वाई आता है, रियल आउटपुट, नेशनल आउटपुट, और इस साइड पर प्राइस आएगा। अब अगर हम इसको प्लॉट करें डायग्राम के रिस्पेक्टिव, तो ये बेटा एग्रीगेट डिमांड है जो नेगेटिव स्लोप होती है। ठीक है, एक दफा सारे का एनालिसिस करने लगा हूं, डेफिनेशन, डेफिनेशन है, उसकी इक्वेशन है, ठीक है, डेफिनेशन इक्वेशन, और उसके बाद उसकी डायग्राम है। जैसे हम लोगों ने उसकी शिफ्टिंग पढ़ी है, इसकी भी शिफ्टिंग होगी। अब इसकी शिफ्टिंग में एक और बात आपको बता दूं, एग्रीगेट डिमांड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, एग्रीगेट डिमांड को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम।
अच्छा, ये क्या, कौन सी सेक्टर इकोनॉमी है, कितने सेक्टर इकोनॉमी है? सारी कह दें, कोई ना कोई तो होगी, 2 3 4। कौन सी है जवान? बड़ी खुशी हुई थी तुझे मैंने बताया था, है बता ना जरा मुझे, कौन सी इकोनॉमी है? 4 सेक्टर इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों एजेंट आ गए हैं, कंज्यूमर भी, प्रोड्यूसर भी, इन्वेस्टर भी और ट्रेडर भी, फॉरेन ट्रेडर भी। अच्छा, अगर फर्ज करें एक्स और एम को रिमूव कर दूं तो फिर ये 3 सेक्टर, गवर्नमेंट को भी रिमूव कर दें फिर ये 2 सेक्टर इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग इसकी भी होती है, शिफ्टिंग इसकी भी होती है, इसके भी कुछ फैक्टर हैं और वो फैक्टर भी पेपर में आ चुके हैं। ये शिफ्ट फैक्टर उसने इकट्ठे ही पूछे हुए हैं, ऐसी चीजें बड़ी खुश होते हैं ना। और इसकी भी डायग्राम है, जब शिफ्ट फैक्टर आ चुके हैं तो डायग्राम अकेली पेपर में नहीं आएगी। तो इसलिए शिफ्ट फैक्टर ये पढ़ने जरूर हैं क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, लॉन्ग में नहीं आ सकते लेकिन एमसीक्यूज में आ सकते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये पूरे का एक दफा स्केच देख लें जरा। ये क्लासिकल का पूरा एक सिनेरियो मैंने प्लॉट किया। क्लासिकल अप्रोच, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, नहीं पढ़े जा रहे, गुस्से से मुझे देखे जा रहे हैं, ये लें थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, शिफ्ट फैक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई काउंटिंग वाले हो? मेहरबानी, मुझे पहले बता देते, मैं ढोल वाले मंगवा लेता इधर बेटा। अब ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, जितने बच्चे आप आए एक दफा थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। जैसे हमने माइक्रो में इक्विलिब्रियम पढ़ा था वैसे ही मैक्रो में इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, सारा एक दफा ओवरव्यू कर देता हूँ। तो मैक्रो में इक्विलिब्रियम 3 किस्म का होता है, क्लासिकल, केन्जियन और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब क्लासिकल अप्रोच वाले 2 चीजों पर बिलीव करते थे कि आपकी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगी, दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होगा, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होगी। ये 2 बातें पर बिलीव था किसका? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। फिर जाहिर बात है इक्विलिब्रियम है तो 2 चीजों पर बेस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड पर और एग्रीगेट सप्लाई पर। तो जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो ओवरऑल डिमांड है पूरी इकोनॉमी की, एग्रीगेट सप्लाई भी ओवरऑल सप्लाई है पूरी इकोनॉमी की, जिसमें सारी सप्लाई की गुड्स को डिस्कस किया जाता है, जितनी भी सेक्टर हैं सारी चीजें सप्लाई की जा रही। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, उसके 3 पॉइंट मैंने बना लिए डेफिनेशन के। फिर हम आ जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। अब एग्रीगेट सप्लाई में 2 चीजें आती हैं, एक आती है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई और एक आती है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। जो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई होती है वो प्राइस के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है, और जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है उसका कोई रिलेशन नहीं होता प्राइस के साथ, इसलिए वो वर्टिकल होती है। फिर शिफ्टिंग नहीं डिस्कस की हुई, खाली पॉइंट्स लिखे हुए हैं क्योंकि शिफ्टिंग पिछले अटेम्प्ट में आ चुकी है, तो इसको मैंने कहा एक दफा आपने रीड कर लेना, खुद ही डिस्कस कर लेना, यानी पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यूज में याद रह जाता यार ये पॉइंट लिखा था, अदरवाइज रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, अब सेकंड अप्रोच की बात करने लगे हैं जो इस अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, केन्जियन व्यू। ये पेपर में आएगी इंशाल्लाह, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं।
केन्जियन व्यू क्या होता है? केन्स क्या कहता था? केन्स ने सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म किया था किस पर? क्लासिकल वालों पर। केन्स कहता था दो चीजों पर उसका क्रिटिसाइज था। पहले नंबर पे तो उसने बात की थी, वो उसने कहा था कि कभी भी आपकी इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के बगैर इकोनॉमी आप चला ही नहीं सकते। तो उसने सबसे पहले जोर दिया था गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट का अमल दखल होना चाहिए। क्योंकि जितना मर्जी कोई अमीर शख्स है, आप बिल गेट्स की बात कर लें, वो सारे लोगों को रोजगार मुहैया नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अगर हम किसी भी बड़े अमीर से अमीर तरीन शख्स की बात कर लें, वो भी सारे लाहौर को जो रोजगार प्रोवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है, गवर्नमेंट ही ये काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जरूरी है। दूसरे नंबर पे उसने एक बात कही थी कि आपकी जो इकोनॉमी है मे बी above or below from full employment। जरूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही रहे। हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद में भी हो सकती है। इसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इफेक्टिव डिमांड का। इफेक्टिव डिमांड भी यही थी कि आपकी इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पर नहीं होती, क्योंकि जारी बात है डिमांड सप्लाई में आपने पढ़ा था ना, शॉर्टेज और सरप्लस हो सकती है। तो कहता था यहाँ पर भी यही पॉसिबिलिटी है, और इसको उसने चेंज किया था, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हो सकती है। अभी पढ़ते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होती है। तो बहरहाल ये वही दोनों पॉइंट्स हैं जिसको क्रिटिसाइज किया था किसने? केन्स ने। यानी क्लासिकल वाले गलत कहते हैं, इसकी बेस पर केन्स आ गया। अगर आपको याद हो, अल्फ्रेड मार्शल ने भी क्रिटिसिज्म किया था एडम स्मिथ पे। हर अगली डेफिनेशन उसी वक्त आती है जब पुरानी में कोई डेफिशिएंसी होती है, उसमें कोई ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इसी तरह केन्स ने भी अपनी डेफिनेशन इसीलिए इंट्रोड्यूस की थी कि क्लासिकल वालों की डेफिनेशन ठीक नहीं थी। अच्छा, अब इसमें भी दो चीजें आ जाएंगी। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इसकी इक्विलिब्रियम में भी दो चीजों को डिस्कस किया जाएगा। एक है एग्रीगेट डिमांड, अब पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, एडी का मतलब एग्रीगेट डिमांड, और एक है एग्रीगेट सप्लाई। जो एग्रीगेट डिमांड है वो सेम वैसे ही है जैसे क्लासिकल वालों ने बताई थी, इसलिए सारी चीजें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट डिमांड सेम टू सेम वैसे ही है। अगर वो केन्स की एग्रीगेट डिमांड पूछता है तो सारी वही बातें आप लोगों ने लिख देनी है जो कि आप लोगों ने क्लासिकल में लिखी थी। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन, उसके बाद उसकी इक्वेशन, इक्वेशन के बाद उसकी डायग्राम, बस। तो ये सेम टू सेम वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। डिमांड में इनका क्लैश नहीं था, इनका क्लैश था सप्लाई में। अब एग्रीगेट सप्लाई में फर्क होता है। शॉर्ट रन वाले क्या, वो क्या कहते थे कि दो किस्म की सप्लाई होती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। ये कहता था एक ही किस्म की सप्लाई होती है और उसी में कॉम्बिनेशन होता है। कैसे? यहां पर हम लिख लेते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है, इसने भी यही कहा था कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो किसी हद तक उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे? डायग्राम देखें। जितनी भी डायग्राम है, एक साइड पर वाई आएगा, एक साइड पर प्राइस पी आएगा। अच्छा, इसकी डायग्राम में उसने दोनों डायग्राम को कंबाइन कर दिया था। कैसे? एक चीज जरा नोट करनी है आप लोगों ने। ये देखें, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को मिक्स कर दिया उसने। शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को मिक्स कर दिया, यही काम था ना उसमें भी। शॉर्ट रन में पॉजिटिव स्लोप था और लॉन्ग रन में वर्टिकल। वो कहता था एक ही टाइम पीरियड होता है, आप टाइम पीरियड को स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो कि ये शॉर्ट रन ये लॉन्ग रन है। तो आपकी एक हद तक सप्लाई बढ़ सकती है, जिस मर्जी चीज की बात कर लें। बेशक आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, मोबाइल्स कम्युनिकेशन की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, एक लेवल तक सप्लाई बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मैक्सिमम, दो से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो इसका मतलब है चलो एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, घर जाके 3-4 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ लेते हो, इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। हर चीज की एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है। इसी तरह जितनी भी चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, हर फैक्ट्री की, हर दुकान की, हर शॉप की अपनी कोई लिमिट है।
उस लिमिट को वो क्रॉस नहीं कर सकता, उस लिमिट से वो आगे नहीं जा सकता, उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये केन्स का मानना था कि इसकी जो सप्लाई होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, इसको हम नाम दे नहीं सकते, ना इसको पॉजिटिव स्लोप कह सकते हैं ना इसको वर्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक हो गया बेटा? तो ये एग्रीगेट सप्लाई में, और इसकी शिफ्टिंग को भी डिस्कस नहीं किया जाता, इसकी शिफ्टिंग को भी डिस्कस नहीं किया जाता। एक मिनट स्क्रीन दोबारा लेते हैं। ये देखें एक दफा पूरा ओवरव्यू केन्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने कितनी चीजों को डिस्कस किया है, यहां तक देख लें, कोई मसला है तो पूछ लें। ये एक दफा मैं इसको यहां तक देख लें जरा। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हाँ जी ऐसे ही करनी है, पेपर में आएगा तो ऐसे लिखना है आपने, 3 पॉइंट लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे बस। हाँ, केन्स अप्रोच में एग्रीगेट डिमांड जैसे इधर लिखी हुई है क्लासिकल वाली साइड पर, डेफिनेशन है, इक्वेशन है और डायग्राम है, वो तीनों चीजें वैसे की वैसे लिखनी है आपको। बेशक वो केन्स में, केन्सियन अप्रोच में आ जाए, बेशक वो क्लासिकल अप्रोच में आ जाए, एग्रीगेट डिमांड दोनों की सेम है, इक्वेशन भी सेम है, AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस है। हाँ शिफ्टिंग नहीं, तो ये तीनों शिफ्टिंग उसने पिछले में पूछ ली है। शिफ्टिंग का मतलब है कि ये देखो, या तो C बदल जाएगा, या I बदल जाएगा, या G बदलेगा, या X या M में कोई चेंज आएगा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस इसलिए मैं कह रहा हूँ एक दफा पढ़ लीजिएगा MCQs के लिए। अब इन दोनों को मैं इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने लगा हूँ, इन दोनों को मैं इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने लगा हूँ। इसका हमने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, दोनों को अलग अलग पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट सप्लाई को। उसी तरह केन्स में हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड को, एग्रीगेट सप्लाई को। अब हम पढ़ने लगे हैं इसका इक्विलिब्रियम, कॉम्बिनेशन। जरा ध्यान से देखिएगा, कॉम्बिनेशन को अब हमने कैसे प्लॉट करना है। दोनों केसेस में इधर y आएगा, इधर p आएगा, इधर y है, इधर प्राइस है। अब शॉर्ट रन क्लासिकल वाले क्या कहते थे, क्लासिकल वाले कहते थे कि दो चीजें हैं आपके पास, एक आपके पास है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एक आपके पास है एग्रीगेट डिमांड। इन दोनों से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, इसको कहते हैं SRAS, इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, और ये वाला आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा दिस वन। जो LRAS होता है, जो LRAS होता है वो कहां पर आएगा, इसको कहेंगे P इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट, और ये होता है YF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसी वजह से ये हमेशा इक्विलिब्रियम से आगे आएगा। क्या आपकी इकोनॉमी में सारे लोग रोजगार हासिल कर सकते हैं? प्रोडक्टिव पोटेंशियल हमेशा आगे होगा, प्रोडक्टिव पोटेंशियल हमेशा आगे होता है, इक्विलिब्रियम हमेशा पहले होगा। तो ये इसकी डायग्राम है क्लासिकल अप्रोच के वाले से, क्लासिकल अप्रोच के वाले से ये वाली इसकी डायग्राम है। जी रियल आउटपुट YF फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल होगा वो उसी वक्त होगा ना जब सारे लोग जॉब पर होंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। कॉपी पे बेटा, ये बताने अगर इक्विलिब्रियम वो पूछेगा तो इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करेंगे।
मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पूछे अगर वो क्लासिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो फिर ये डायग्राम ये वाली बनेगी। जी बेटा क्लियर है। नेक्स्ट केन्स का इक्विलिब्रियम करने लगे हैं। अब केन्स के इक्विलिब्रियम में डायग्राम का एग्रीगेट सप्लाई कैसा था, ये क्लासिकल है, जिसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन अलग अलग बनते हैं ना, वो क्लासिकल अप्रोच होती है। अब केन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो केन्स में एग्रीगेट सप्लाई बेटा कैसे बना था, पहली वाली क्लासिकल की डायग्राम थी जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, और दूसरी वाली अब बनाने लगे हम केन्स के हवाले से। ये बेटा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, बेटा कैसे इत्तेफाक हुआ क्लास में आने का। तो ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई दोनों को मैं लेबल कर दिया, इसको कहते हैं क्लासिकल अप्रोच और ये केन्जियन इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम है दोनों के रिस्पेक्टिव, केन्जियन और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब ये सारी डायग्राम एक दफा प्लॉट कर ले, मैंने चेक करनी है अभी। ये सारी डायग्राम अभी मैंने चेक करनी है। इक्विलिब्रियम का अलग से सवाल आएगा, वो तो पहले उसकी बेस थी ना, ये बेस बता रहा था कि एग्रीगेट सप्लाई कैसी होती है, एग्रीगेट डिमांड कैसे होती है। अलग अलग भी आ सकता है, कॉम्बिनेशन का इकट्ठा सवाल भी आ सकता है। ये सिर्फ दो बनानी है, क्लासिक एक ही आएगा ना, केन्स का आता है तो ये डायग्राम, क्लासिकल वाला आएगा तो पहली वाली डायग्राम। एक्सप्लेन एक से दो लाइनों में करते हैं कि इसमें एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव होता है, एग्रीगेट सप्लाई पॉजिटिव होता है, ठीक है।
जी बेटा डायग्राम चेक कर रहा था। अब इसमें जरा देख लें बुक से आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस करना है वो डिस्कस करते जाएं साथ साथ। ये मैं बुक से भी बता देता हूं कि आप लोगों ने कितना इसमें डिस्कस करना है। सेक्शन 30 था। ये सारा एनालिसिस सबसे पहले बेटा डिस्कशन ही प्लीज। एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद फिर हम लोगों ने शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस किया। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बेसिकली ना इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा लिखी हुई है, तो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम लिखनी है, यानी 2 से 3 लाइनों की मैक्सिमम, इससे ज्यादा हमने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, उसके फैक्टर्स, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, उसके वाले से उसके फैक्टर्स, ये प्रोडक्टिव वाला डिस्कस किया था। ये एग्रीगेट डिमांड उसकी सप्लाई है कि उसकी केन्स की, तो हम लोगों ने एग्जैक्ट बेंट किया हुआ था, उसने बस कर्व की शक्ल बना दी है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा इसमें। फिर एग्रीगेट डिमांड क्या होती है ये उसने अलग अलग बताया, सी आई जी एक्स माइनस एम, ये चीजें उसमें क्या होती हैं। एग्रीगेट डिमांड के बाद ये शिफ्टिंग आ गई। एग्रीगेट डिमांड की शिफ्टिंग क्या होती है, ये एक पॉइंट डिफरेंट है और ये एमसीक्यूज में 3 मरतबा उसने पूछा होगा। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। केन्स ने ये कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया इफेक्टिव डिमांड का। अब ये इफेक्टिव डिमांड में उसने जरा लाइन पढ़नी है, क्या कहा हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन एन इकोनॉमी, जो आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स होते हैं इकोनॉमी के बेस्ड ऑन एक्चुअल इनकम। इसका मतलब है आपकी जो आमदनी होती है वो आपके एक्सपेंसेस के बराबर होती है। तो ये जो कंसेप्ट था इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं, इसको हम कहते हैं वो इफेक्टिव डिमांड है। इनकम एक्सपेंडिचर्स के बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं वो इफेक्टिव डिमांड है। और ये कॉन्सेप्ट केन्स का है, तो ये उसने पूछा होता है, डेफिनेशन देके पूछा होता है, दिस कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है, 2-4 नाम गलत दिए होंगे, एक केन्स का नाम दिया होगा, तो आपने उसमें टिक करना है कि इफेक्टिव डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है इसमें एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल जो एक्सपेंडिचर होते हैं एक्चुअल इनकम के बराबर होते हैं। आप यूं भी कह सकते हैं आपकी जो इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर होती है। फिर ये इक्विलिब्रियम है जो हमने डायग्राम अभी मैंने चेक किया आप लोगों से सारों से कि ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, ये मैक्रो का इक्विलिब्रियम है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। फिर चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि अगर एग्रीगेट डिमांड बदल जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। इक्विलिब्रियम बन गया ना, इक्विलिब्रियम के बाद अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज आ गया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये डायग्राम है। अगर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाएगा तो देखें आपका जो y है, ये इसको पहला इक्विलिब्रियम कह दूं, ये E1 है, ये E2 है। जैसे ही एग्रीगेट डिमांड आगे मूव करेगा तो देखें आउटपुट लेवल भी बढ़ गया और प्राइस भी बढ़ गई, लेकिन इसमें आपका जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आगे क्यों आया, क्योंकि ये प्रोडक्टिव पोटेंशियल था। इसका मतलब ये हुआ जितनी भी शिफ्टिंग है, जितनी भी शिफ्टिंग है वो सारी की सारी प्रोडक्टिव पोटेंशियल से पहले पहले होगी। याद रहेगी बात, जितनी भी शिफ्टिंग है वो हमेशा प्रोडक्टिव पोटेंशियल से पहले पहले ही डिस्कस की जाएगी। उसके बाद है ये शिफ्टिंग है, ये किसकी शिफ्टिंग है, सप्लाई साइड की। अब ये भी देखो ये भी एग्रीगेट LRAS से पहले पहले है, ठीक है। तो जितनी भी शिफ्टिंग होती है, मुझे एक बात बताएं, इसमें एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, राइट वर्ड मूव हो रही है। तो एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करेगी तो इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ेगा, वाई इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंपैक्ट भी अक्सर औकात उसने पेपर में पूछा होता है, तो ये भी पास्ट पेपर करेंगे तो बताऊंगा कि पास्ट पेपर में कैसे ये सवाल पूछा गया। जी बेटा, क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है ना, राइट वर्ड शिफ्टिंग जो होती है वो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई होती है। जैसे आप सप्लाई पढ़ते थे माइक्रो में, वो वाली। ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है। नहीं काटा नहीं, कॉम्बिनेशन समझ लें जरा। पहले था हमने सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को डिस्कस किया,
फिर हमने खाली एग्रीगेट सप्लाई को डिस्कस किया। ये कॉम्बिनेशन है, इसमें एग्रीगेट डिमांड भी बदल रही है, एग्रीगेट सप्लाई भी बदल रही है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। अब इसके 8 केस हो सकते हैं, ये 2 केसेस बताए हैं सिर्फ उसने कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज आ रहा है और एग्रीगेट सप्लाई में डिक्रीज आ रहा है, क्योंकि वो ऊपर शिफ्ट हो गई है ना, एग्रीगेट सप्लाई ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ये 2 केसेस हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉम्बिनेशन बना लें, मेरे ख्याल से 8 केस बनेंगे। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ गई है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई है, तो ये मुख्तलिफ केसेस हैं। तो बस आपने ये देखना है कि एग्रीगेट डिमांड अगर राइज होगी तो राइट बढ़ जाती है, और सप्लाई भी राइज होगी तो राइट बढ़ जाएगी। डिमांड अगर डिक्रीज होगी तो लेफ्ट बढ़ जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई भी अगर डिक्रीज होगी तो लेफ्ट बढ़ जाएगी। बस ये 2 बातें आपने ज़हन में रखनी है। उसकी डायग्राम बना के देख लें कि इक्विलिब्रियम पर क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आई कैप ने 2 ही डायग्राम बताई हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब ये डायग्राम कौन सी है, देखें, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हुआ था और एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हुई थी। इसमें डिक्रीज का केस था, ये नीचे का एरो था, डिक्रीज है। इसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है और एसआरएस कम हो गया। ये एक पेज पर देख लें, मगर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी मुश्किल डायग्राम पेपर में नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि शिफ्ट हो जाए तो कहां पर मूव करेंगे। अब बेटा डिस्कशन है, बेटा लड़ने ला लग पड़ना एक दूसरे को बताते बताते, इसी से रिलेटेड है, यहीं से पूछ ले। अच्छा बेटा डिस्कशन ही बाजी बाद में कर, तेरी मेहरबानी बाद में। नहीं इसमें नहीं होते, क्योंकि इसमें नहीं होते। अब बेटा इसमें तीसरी अप्रोच के हवाले से हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। पहले थी क्लासिकल, सेकंड फेज आ गई। सेकंड फेज कौन सी थी, केन्स। तीसरी अप्रोच है सेविंग इन्वेस्टमेंट। अब ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है ये भी केन्स की अप्रोच है। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ, दोनों अप्रोचेस केन्स की हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट वाले भी जो पहले आप लोगों ने डिस्कस किया है, और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाले भी। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने देखनी है, सेविंग इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है सबसे पहले मुझे, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ ग्राफ आता है। सेविंग इन्वेस्टमेंट वाला सिर्फ ग्राफ आएगा, और ये एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेथड वाला भी ग्राफ आएगा, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इसका ग्राफ समझ लें। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा सेविंग कर्व क्या होता है। सेविंग कर्व क्या होता है, तो सेविंग कर्व को जरा पहले देख लेते हैं। 2 चीजें मेंशन यहां पर करने लगे हैं। सेविंग बराबर होती है, सेविंग इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम। क्या मतलब, वाई का मतलब है इनकम, एस का मतलब है सेविंग। आमदनी बढ़ेगी
सेविंग में भी इजाफा होगा। जाहिर बात है मेरे पैसे डबल हो जाएं, मैं 100 रुपीज मुझे मिल रहे हैं तो मैं उसके हिसाब से कंजम्पशन करूंगा, उसके हिसाब से सेविंग करूंगा। अब 100 से 200 हो गया तो क्या होगा, कंज्यूम ज्यादा करूंगा, सेव भी ज्यादा करूंगा। तो सेविंग का और इनकम का आपस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक बात, इन्वेस्टमेंट आई नॉट के बराबर होती है। ये केन्जियन के मुताबिक इन्वेस्टमेंट जो है वो आई नॉट के बराबर है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो इसका आमदनी पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि जो बंदा इन्वेस्ट करता है वो आमदनी को देख के इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसने तो कारोबार शुरू करना है। तो इन्वेस्टमेंट एक दफा हो जाती है, इसलिए आई हमेशा आई नॉट के बराबर है। अब ये दोनों कर्व को बारी बारी में डिस्कस करने लगा हूं। सेविंग कर्व, अब ये दोनों कर्व को मैं बारी बारी बता रहा हूं। सेविंग कर्व, सेविंग कर्व ऐसा होता है, जो सेविंग कर्व है ना, जो सेविंग कर्व है वो हमेशा नेगेटिव से टच करता है। सेविंग हमेशा नेगेटिव से टच करता है, इसलिए इसको कहते हैं ये माइनस एस नॉट है। ये क्यों होगा ये अगले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। इस वक्त सिर्फ ये याद रख लें कि जो सेविंग कर्व होता है वो ऐसे होता है, जीरो से नीचे से स्टार्ट होगा। इसका लॉजिक अगले चैप्टर में जाके पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। सेविंग कर्व ये है, इन्वेस्टमेंट का आमदनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अब इन दोनों को कंबाइन करने लगा हूं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करने लगे हैं। वो जरा देखने ध्यान से आपने। जी बेटा, आई नॉट इन्वेस्टमेंट है, वाई इनकम है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखना है बेटा आप लोगों ने। जी जी अभी मैं कर रहा हूँ। अब इस पे दोनों कर्व बनाने लगे हैं, एस और आई, इसलिए दोनों लिख दिए हैं, एस बी और आई बी। सेविंग कर्व हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, जीरो से नीचे, ये सेविंग कर्व है। फिर ये इन्वेस्टमेंट है, अब इसका इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, इस पॉइंट पर, इसको कहेंगे वाई इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा यहां पर वाई इक्विलिब्रियम में देख लो प्राइस नहीं आती, इसमें वेरिएबल का फर्क है। ओहो, इसमें वेरिएबल का फर्क है। ओ यार, ये आप देखें केन्स की तीनों डायग्राम एक पॉइंट पर आ रही। आई इन्वेस्टमेंट कर्व है, आई नॉट है फिक्स इन्वेस्टमेंट जो इनकम पर डिपेंडेंट नहीं है। जी बेटा ठीक है, ये एक साइड अभी हमने डिस्कस की है, सेविंग इन्वेस्टमेंट कर्व वाली। उसके बाद दूसरी है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, अब उसके वाले से डिस्कस करने लगे हैं। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, उसको देख लें। हाँ जी, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है।
सारे डायग्राम प्रिपेयर करनी है जी बेटा। आई नॉट का मतलब है फिक्स इन्वेस्टमेंट, आई नॉट स्टैंड फॉर फिक्स इन्वेस्टमेंट। एक ही साल के अंदर वो दोनों फेजेस इकट्ठे डिस्कस किए जाते हैं। बेटा ये सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, ये उसके वाले से हमने डिस्कस किया। अब तीसरी अप्रोच एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है। इसमें भी आपने कोई डेफिनेशन कोई सिनेरियो लिखना नहीं होता, इसमें सिर्फ वो कहता है डायग्राम बनाएं बस। ये डायग्राम बेस होती है बस, ये सारी डायग्राम बेस होती है। अब डायग्राम में देख लें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मेथड। अब बारी बारी मुझे बताना पड़ेगा एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, जैसे हमने क्लासिकल में पढ़ा था। फिर क्या फर्क हुआ इसमें, जरा देखना है ध्यान से आपने। ठीक है, इसी से डिस्कस कर लेंगे। अब बेटा डिस्कशन नहीं, अब ये भी एक एग्रीगेट डिमांड है, ये भी एक एग्रीगेट डिमांड है, लेकिन ये वाली एग्रीगेट डिमांड में और जो पहले आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड पढ़ी है उसमें क्या डिफरेंस है वेरिएबल्स का। जो पहले आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड देखी थी उसमें एक्स एक्सिस पर क्या आता है वाई, और वाई एक्सिस पर क्या आता था प्राइस। अब प्राइस नहीं आ रही, अब यहाँ पर CSI वाली चीजें आ रही हैं, कंजम्पशन सेविंग, ये सारी चीजें आएंगी। अब इसका एग्रीगेट डिमांड कैसा बनेगा, अब ये देख लीजिएगा। उसका एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव था, क्लासिकल का भी आपने पढ़ा, आपने केन्स का भी पढ़ा, वो एग्रीगेट डिमांड नेगेटिव था। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो पॉजिटिव होगा, क्यों, वेरिएबल का फर्क है। तो एग्रीगेट डिमांड ये बनेगा, जरा देख लें। इसका एग्रीगेट सप्लाई तो पॉजिटिव होता है, ये तो आपको पहले भी पता था, क्योंकि पहले हमने क्लासिकल में भी पॉजिटिव पढ़ा, केस में भी पॉजिटिव पढ़ा, और ये वाले केस में भी पॉजिटिव स्लोप ही है। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है। और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, इसमें C+S आता है। और एग्रीगेट डिमांड में कौन कौन सी चीजें आती हैं, C+I, क्योंकि अभी हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की है, इसमें गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया, इसमें फॉरेन ट्रेडर का जिक्र नहीं किया। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी सिंपल सी भी बनाई है, C+I और C+S। तो एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव क्यों है, कोई बच्चा मुझे जवाब दे इसका, कि जवाब ही आपकी तरफ से। अभी एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव स्लोप इस वजह से है कि वहां पर प्राइस का और वाई का, नेशनल आउटपुट का नेगेटिव रिलेशन होता है। यहां पर अभी आप पढ़ के आए हो कंजम्पशन का और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है, सेविंग का और इनकम का पॉजिटिव रिलेशन है। चूंकि दोनों वेरिएबल के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है वाई का, इस वजह से एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव स्लोप बनती है। तो वेरिएबल के रिलेशन का फर्क है, प्राइस के साथ वाई का नेगेटिव रिलेशन होता है तो वह नेगेटिव स्लोप होती है, कंजम्पशन और सेविंग के साथ वाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है तो इसलिए वो पॉजिटिव रिलेटेड बनती है। तो यही फर्क है वेरिएबल्स का, कि वहां पर वाई एक्सिस में P आया था और यहाँ पर वाई एक्सिस में C, I और S आया। वेरिएबल के फर्क की वजह से आपकी जो डायग्राम है उसकी स्लोप में भी चेंज आ जाएगा। क्लियर है बेटा, याद रहेगी बात, यहाँ तक कोई क्वेश्चन। अब ये इक्विलिब्रियम आ गया इधर, इसको YE कहेंगे, इक्विलिब्रियम, YE इक्विलिब्रियम है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एक दफा सारा एनालिसिस कर लें, ये पूरा ओवरव्यू है इस चैप्टर के हवाले से।
क्वेश्चन कैसे आएगा भी बताता हूँ बेटा मैं। अब बेटा पास कर दिया। अब देख लें जरा बोर्ड की तरफ, स्क्रीन की तरफ देख लें। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बेटा, अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? अब ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इस क्वेश्चन के चार तरीके हैं पूछने के। पहला तरीका है पूरा इक्विलिब्रियम पूछ लेगा वो। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी केन्जियन इक्विलिब्रियम प्लॉट कर दें, मैक्रो इकोनॉमिक्स केन्जियन इक्विलिब्रियम बता दें, तो आपने वो एंड वाली डायग्राम बनानी है, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम कहां पर आता है। इसी तरह इक्विलिब्रियम सबके पूछ सकता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड का इक्विलिब्रियम बता दें, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, क्लासिकल का मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बता दें, और जो है एग्रीगेट डिमांड सप्लाई मेथड का कंजम्पशन के लिहाज से मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम बता दें। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल कैसे आ सकता है? दूसरा सवाल आ सकता है कि डिस्कस एग्रीगेट सप्लाई इन केस ऑफ क्लासिकल अप्रोच, डिस्कस एग्रीगेट सप्लाई इन केस ऑफ केन्जियन अप्रोच, डिस्कस एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ केन्जियन इक्विलिब्रियम, या इस तरह की कोई बात कर देगा। तो ये अलग अलग सवाल भी पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल कैसे आ सकता है? शिफ्ट फैक्टर कहेगा, शिफ्ट फैक्टर बता दें, वो मैंने कहा पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। और फोर्थ में ये क्या होगा? फोर्थ में अभी ये करवाना है मैंने, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप। अभी चैप्टर का एक टॉपिक बस रह गया, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। अजान हो रही है, अजान सुन ली, उसके बाद एक बात करता हूँ। ये मैंने कंगी नहीं की हुई, मेरी सीने है, क्रॉप कर देना। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के वाले से बात करनी है। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के वाले से बात करनी है, वो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। 4:30 पे ब्रेक देता हूँ, क्योंकि अभी तो अज़ान हुई है ना, 4:30 के बाद ही आप पढ़ेंगे। कल मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, किसके भला? नेशनल इनकम के। तो नेशनल इनकम में आप लोगों ने क्या क्या किया था? डिफिकल्टीज की थी, डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। 3 किस्म की थी। पहली डिफिकल्टी आती है ओवरऑल, फिर इंडिविजुअल हर सेक्टर की, और उसके बाद फिर एक इंटरप्रिटेशन की डिफिकल्टीज। फिर हम लोगों ने मेथड भी डिस्कस किए, 3 किस्म के उसके मेथड्स होते हैं, ठीक है। मेथड्स कौन कौन से थे? पहला इनकम मेथड, पहला सॉरी प्रोडक्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। क्लियर है? ये 3 पॉइंट्स हैं, इनकम अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। अभी लिखनी है, 10 मिनट है, जल्दी हो जाए, फिर ब्रेक करते हैं। अभी लिखनी है बेटा, जल्दी हो जाए जरा।
नहीं, जो नोट्स दिए थे बेटा, जो मेजरमेंट मेथड थे ना वो लिखने हैं अभी अभी, जल्दी हो जाए, फिर ब्रेक करते हैं 4:30 पे। ऑनलाइन वाले बच्चे लिखकर मुझे पिक्चर शेयर करें।